हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल निर्माण जीएस एकेडमी। आई एम भारती और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मानव के श्वसन तंत्र के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं बायोलॉजी से ही रिलेटेड, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर है जो वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मानव के श्वसन तंत्र के बारे में आज हमें पढ़ना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, देखिए अब मानव श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये जो श्वसन वर्ड है, श्वसन जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो हम श्वसन के बारे में जानेंगे कि ये श्वसन क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो श्वसन है ये कैसी प्रक्रिया है? मेटाबॉलिज्म होती है कि कैटाबॉलिज्म होती है? ठीक है, देखिए ये एक, देखिए मैंने जो दो नाम लिए, एक होता है मेटाबॉलिज्म। क्या एक वर्ड क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बनना व टूटना। ठीक है, बनना व टूटना। तो बनने को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। बनने को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। और टूटने को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। ये इतना आप लोग को क्लियर है कि मैंने क्या बोला था? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें बनती और टूटती हैं, दोनों चीजें होती है, तो वो क्या कहलाएंगे? मेटाबॉलिज्म। लेकिन ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें कोई चीज केवल बनती है तो वो एनाबॉलिज्म कहलाएगी, और जिसमें कोई चीज टूटती है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है? कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रही थी? श्वसन की बात कर रही थी। तो श्वसन कैसी है? एक कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म है। कैसी है ये? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब देखिए कैसे कैटाबॉलिज्म है। श्वसन में क्या होता है? हम एयर लेते हैं और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो एयर में ऑक्सीजन तो आती ही है। ठीक है, और हमारे अंदर बॉडी में क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? जब उसका पाचन होता है तो किस में टूटती है? ग्लूकोज में टूटती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है। अब देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर क्या था? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है। ठीक है, और हमने बाहर से एयर ली, एयर में क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन आ जाएगी, O2 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? टूटेगा। इसीलिए श्वसन क्या है? एक कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया है, एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। ठीक है, तो ये होगा ग्लूकोज, ये हुआ ऑक्सीजन। तो ये कैसे, किस में टूटेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और किस में टूटेगा? वाटर में। और प्लस क्या मिलेगी हमें? एनर्जी मिलेगी, एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? ऊर्जा है। एटीपी के रूप में हमारी बॉडी में जो एनर्जी रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? एटीपी के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो आपने क्या समझा? श्वसन के बारे में समझा। ठीक है ना, कि श्वसन क्या है? एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है जिसमें चीजें क्या होती है? टूटती हैं। तो कौन सी चीजें टूटती हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज रहता है, और हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर करें तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? टूटेगा। किसमें किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस एनर्जी में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं ना, तो कहाँ से आती है? वो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से आती है। तो आई थिंक आप लोग को श्वसन क्लियर होगा कि श्वसन क्या होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? श्वसन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, श्वसन क्या है? एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो श्वसन होता है वो कितनी टाइप का होता है। ठीक है ना, टाइप पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं, इसको इरेज ही कर देते, इसको इरेज कर देते। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया होती है? कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है। देखिए अब हम श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो श्वसन भी कितनी प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक ऑक्सी श्वसन होता है और एक अनाक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी को क्या बोलेंगे? एरोबिक।
एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये क्या हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ पास ऑक्सीजन क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, और यहाँ पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी। ठीक है ना। तो श्वसन हमने देखा कि श्वसन दो टाइप का होता है, एक ऑक्सी श्वसन होता है, एक अनऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगी, और अनऑक्सी श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या होगी, एब्सेंस होगी। ठीक है, देखिए ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, इसकी भी रिएक्शन समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया ग्लूकोज O6 O2 की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और प्लस एनर्जी में। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें जो एनर्जी रहती है ना, एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 38। ये आप लोग को याद रखना है कि ऑक्सी श्वसन जो होता है तो उसमें एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और जो अनऑक्सी श्वसन है, अनऑक्सी श्वसन में क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ नहीं होगी। ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, किस में टूटेगा, मेथेनोइक एसिड में, मेथेनोइक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। ठीक है, या फिर लैक्टिक एसिड, इनमें कन्वर्ट होता है और प्लस एटीपी बनती है। तो यहाँ पास एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो याद रहेगा आप लोग को, ऑक्सी श्वसन में कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के, एटीपी क्या है, ऊर्जा का फॉर्म है। ठीक है ना, यहाँ पास 38 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और अनऑक्सी श्वसन में कितने बनते हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को ये क्लियर होगा ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि किस किस जीवों में या फिर किन जीवों में ऑक्सी श्वसन होता है और किन जीवों में अनऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। जिसे पता वो कमेंट सेक्शन में लिखे कि ऑक्सी श्वसन किस में होता है, किन जीवों में होता है, और अनऑक्सी श्वसन किन जीवों में होता है, बताइए। चलिए, जिन्हें पता है वो लिखिए, बाकी फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पास। ठीक है, देखिए जो ऑक्सी श्वसन होता है इसका एग्जाम्पल है ना, ऑक्सी श्वसन किस में होता है, सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स मतलब क्या, मनुष्यों में होता है, एनिमल्स यानी कि जानवरों में होता है, क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, और किस में होता है, जो सरीसृप होते हैं, क्या होते हैं, सरीसृप जीव यानी कि रेप्टाइल्स, उनमें भी क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, अब हम अनऑक्सी श्वसन की बात करें तो अनऑक्सी श्वसन किस में होता है, बताइए आप लोग, जिसे पता हो बताइए। अनऑक्सी श्वसन किस में होगा, देखिए अनऑक्सी श्वसन किस में होगा, इसके एग्जांपल मैं लिख देती हूँ। जितने भी यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर जितने भी जीव होते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, उसके अलावा वायरस हो गया, उसके अलावा फंगस हो गई। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन किस में होगा, मनुष्यों में, जानवरों में, सरीसृपों में, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स में। और अनऑक्सी श्वसन किस में होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, यूनिसेल्युलर जितने भी जीव होते हैं तो अनऑक्सी श्वसन होता है। सारे एग्जांपल्स आप लोग को याद रखने हैं, किसमें ऑक्सी श्वसन होता है, किसमें अनऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, जिसे इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना वो लेते जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद एक नई चीज देखते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मेढक हो गया, मेढक का श्वसन अंग क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है, लंग्स है, उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसी तरह जैसे मेढक हो गया या फिर छिपकली हो गई या केचुआ हो गया, है ना, तो इनके जो रेस्पिरेशन ऑर्गन्स है मुख्य वो कौन से होते हैं, फिश हो गया, फिश किसकी मदद से सांस लेती है पानी में। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए सबसे पहले तो जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। लंग्स मतलब फेफड़े, जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, फेफड़ा होता है। ठीक है ना, लंग्स होता है। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो मनुष्य,
सबसे पहले क्या, मनुष्य, ह्यूमन किससे सांस लेता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, फेफड़ा है, ठीक है। इसके अलावा मेढक, ठीक है, इसके अलावा छिपकली, ठीक है, और जितने भी जानवर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, फेफड़ा है, ठीक है ना, लंग्स है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, यदि हम मछली की बात करें तो मछली में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इससे कौन लेता है सांस, गिल्स से मछली, ठीक है। आ रहा इतना आप लोग को समझ में, ठीक है, ये याद करते जाना आप लोगों को, ठीक है। लंग्स में क्या क्या, मनुष्य, मेढक, छिपकली किससे लेते हैं, फेफड़े से सांस लेंगे, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया गिल्स। गिल्स किसका होता है, मछली का होता है। अब हम बात करते हैं स्किन की। स्किन यानी कि त्वचा से कौन कौन सांस लेता है, त्वचा से कौन कौन सांस लेते हैं, तो एक हो गया मेंढक, ठीक है, और एक क्या हो गया, केचुआ यानी कि अर्थवर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। देखिए जो मेढक है वो स्किन से भी लेता है, जब वो पानी में रहेगा, जब वो पानी में रहेगा तो किससे लेगा, स्किन में रहेगा, स्किन से लेगा, ठीक है ना। और जब वो अर्थ में रहेगा तब वो किससे लेता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। मेढक किससे किससे, लंग से भी लेता है जब वो मतलब अर्थ में रहेगा, और जब पानी में रहता, वाटर में रहता, तो वो किससे लेता है, स्किन से लेता है, ठीक है। मेढक का याद रहेगा आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम देखते हैं किससे, पौधों की यदि हम बात करें तो पौधे लेते हैं किससे, स्टोमेटा से। स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्या कहते हैं हिंदी में, वात रंध्र, वात रंध्र। तो ये पेड़ों के लिए हो गया, ठीक है ना, पौधे, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपनी श्वास नली से, श्वास नली यानी कि ट्रैकियल ट्यूब कहेंगे, ट्रैकियल ट्यूब हिंदी में इसे क्या कहेंगे, श्वास नली। इतना आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा है क्या, बताइए, ठीक है ना। ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब से कौन कौन से मतलब जीव सांस लेते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकियल ट्यूब होता है। तो एक हो गया कॉकरोच, ठीक है, और जितने इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि जीवाणु, कीड़े, कीड़े मकोड़े कह सकते हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो ये किससे लेते हैं, ट्रैकियल ट्यूब से, कॉकरोच। आप लोग को ये याद रखना, जैसे मैंने छिपकली का बोला, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, मछली का बोला, केचुआ का बोला, कॉकरोच का बोला कि कॉकरोच किससे लेता है, कॉकरोच किससे लेता है, ट्रैकियल ट्यूब से लेता है, ठीक है। चलिए आगे आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपनी शरीर की सतह से ही लेते हैं, ठीक है ना। शरीर की सतह से, यहाँ लिख देती हूँ, शरीर की सतह से लेते हैं। कौन, ऐसे कौन से जीव रहते हैं, ऐसे रहते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर जितने भी जीव रहते हैं वो किससे लेते हैं, शरीर की सतह से लेते हैं, ठीक है ना। तो जिनमें जिनमें मैंने मार्क टिक किया है तो वो आप लोग को लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने समझा कि श्वसन क्या होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या देखा कि श्वसन कितनी प्रकार का होता है, श्वसन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट जीव्स के बारे में देखे, जीवों के बारे में देखा कि उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नोट्स बना रहा है वो नोट्स बनाते जाए। चलिए अब आगे हमें समझना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। चलिए ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, मेन लंग्स होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए श्वसन तंत्र, देखिए मानव का श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, श्वसन वाली प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि मानव का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो मानव का जो श्वसन वाली प्रक्रिया या रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे नाक से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं नोजल कैविटी की।
नोजल कैविटी। ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगी। ठीक है, देखिए नाक, नोजल कैविटी में क्या आएगा, नाक। नाक से हम एयर एंटर करते हैं। ठीक है, अब नाक में क्या होती है, दो चीजें होती हैं। क्या क्या होते हैं, नोजल हेयर। नोजल हेयर, नोजल हेयर मतलब क्या, नाक के बाल, जिन्हें हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नोजल वाटर। क्या, नोजल वाटर, यानी कि ये क्या है, इसे नाक का पानी भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस। ठीक है, देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत आराम से समझाऊंगी और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगी पूरी प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा जो श्वसन है, श्वसन वाली जो प्रक्रिया है वो किस अंग से स्टार्ट होती है, किस ऑर्गन से स्टार्ट होती है, नाक से। ठीक है ना, नोजल कैविटी। अब नोजल कैविटी में नाक आ गई। ठीक है ना, नाक में क्या होते हैं, दो चीजें रहती हैं, एक नोजल हेयर हो गया और नोजल वाटर हो गया। नोजल हेयर को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, अब इनका वर्क क्या रहता है, नाक के जो बाल रहते हैं इनका काम क्या रहता है कि भाई जो एयर आ रही है इसमें दो छोटे छोटे धूल वूल के कण होते हैं, उनको क्या करता है, ये छानता है, यानी कि क्या करता है, प्योरीफाई करता है। ठीक है ना, धूल के कणों को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, और म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, जो हम बाहर से एयर लेते हैं तो उस एयर को हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे कर देता है। ठीक है ना, तो बाहर की एयर को क्या करता है, बाहर की जो एयर आती है उसे किसके हिसाब से कन्वर्ट कर देता है, बॉडी टेम्परेचर के, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसे कन्वर्ट कर देता है। बाहर की जो एयर आती है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, नोजल वाटर। ठीक है ना, हल्का हल्का सा रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाक के बाल जिसे हम सीलिया कहते हैं, नोजल वाटर जिसे हम म्यूकस कहते हैं। दोनों चीजें क्लियर हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम फेरिंग्स में। किस में आते हैं, फेरिंग्स में। ये आपको नया वर्ड लग रहा होगा लेकिन आप लोग इसे बार बार बोलिएगा। ठीक है ना, फेरिंग्स। नाक के बाद फिर हम कहाँ पहुंचते हैं, एयर कहाँ आती है, फेरिंग्स में आती है। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन वे, कॉमन पॉइंट है। क्या बोल सकते हैं इसे, मतलब कि जो अपनी श्वास नली हो गई, श्वास नली व ग्रास नली का कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब कैसे कि दोनों नली वहां आकर के मिलती है। देखिए मैं समझाती हूँ आपको। ये हो गई हमारी क्या, यहाँ से ये नाक से एयर आई अंदर। ठीक है ना, यहाँ हमारा माउथ भी है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, माउथ। ठीक है, माउथ यानी कि मुंह। ठीक है ना, तो यहाँ पास से क्या हो गया, यहाँ हमारी श्वास नली आई। ठीक है ना, और यहाँ से क्या है, ये ग्रास नली है। तो इनका जो कॉमन पॉइंट होता है जहां ये मिलती है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों उनको मिलने नहीं देता है, लेकिन आप लोग को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि फेरिंग्स क्या है, तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां पास श्वास नली और ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस पाइप और विंड पाइप आकर के मतलब मिलते हैं जहां। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। क्लियर है आप लोग को, फेरिंग्स क्या है, श्वास नली और ग्रास नली जहां आकर के मिलती है, मतलब वो कॉमन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ आते हैं हम, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एपिग्लोटिस। एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र में मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो एज अ स्विच वर्क करती है, एज अ स्विच या फिर ढक्कन की भांति काम करती है, तो वो क्या है, एपिग्लोटिस है। कैसे करती है, अब मैं उसको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पास में अलग से डायग्राम बना देती हूँ। देखिए ये हो गई हमारी क्या, ये हमारी क्या हो गई, फूड पाइप हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, फूड पाइप, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस पाइप। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, विंड पाइप यानी कि क्या, श्वास नली। ठीक है,
ये नाक से स्टार्ट हुई, नाक से एयर को कहाँ तक ले जाएगी, फेफड़े तक ले जाएगी ये नली, ठीक है ना। और ये क्या है, माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से, ठीक है ना। और जो फूड लेते हैं मुंह से हम ग्रास नली के द्वारा, तो वो कहाँ आता है, हमारे स्टमक में आता है, स्टमक में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एपिग्लोटिस होता है, आप लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पास क्या होता है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का वर्क क्या है, ये एज अ ढक्कन वर्क करता है, एज अ ढक्कन वर्क करता है। मतलब कि ये क्या है, जैसे हम एयर लेते हैं तो एयर की वजह से वाइब्रेट होता है और इधर उधर होते रहता है, ठीक है ना। जैसे हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो जो ये फूड पाइप से आएगा ना हमारा भोजन, ठीक है ना, तब उस समय ये एपिग्लोटिस क्या हो जाता है, श्वास नली की साइड की ओर हो जाता है, ठीक है ना। और जब हम खाना नहीं खाते, नॉर्मल रहते हैं, तो ये फिर एपिग्लोटिस कहाँ हो जाता है, मुंह की साइड हो जाता है, मतलब ये ग्रास नली की साइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारा खाना श्वास नली से, हमारा खाना ग्रास नली से ही जाता है, और एयर कहाँ से जाती है, एयर कहाँ से जाती है, श्वास नली से जाएगी, और भोजन कहाँ से जाएगा, ग्रास नली से जाएगा, यानी कि फूड पाइप से जाएगा। यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह वर्क करते हैं, और ये करने में मदद कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। यानी कि फूड को विंड पाइप में नहीं आने देता है, और एयर को ग्रास नली यानी कि फूड पाइप में नहीं आने देता है, ठीक है। इतना क्लियर है। एज अ ढक्कन वर्क कौन करता है, या फिर एज अ स्विच वर्क कौन करता है, एपिग्लोटिस, याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार कि ये भोजन को कौन, एपिग्लोटिस, भोजन को फूड पाइप में भेजता है तथा श्वास नली में जाने से रोकता है, कौन, एपिग्लोटिस। अब देखिए कभी कभी हम खाना खाते वक्त हंसते हैं या फिर ज़्यादा बात करते हैं, है ना, तो क्या होता है, या फिर जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, तो क्या होता है, इस एपिग्लोटिस में फर्क पड़ेगा और एपिग्लोटिस इधर से उधर होगी, तभी कभी कभी हमें ठसका टाइप से लग जाता है। यानी कि जो हमारा जो भोजन रहता है वो फूड पाइप से ना होकर के विंड पाइप में चला जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा एडजस्ट करने में फिर टाइम लगता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको एपिग्लोटिस का वर्क क्लियर होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एयर अंदर आई कहाँ से, एयर कहाँ से, यहाँ से इन करेगी एयर, ठीक है ना, एयर इन करी नाक से, नाक में दो चीजें थी, नोजल एयर, नोजल वाटर, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ आते हैं, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या था, श्वास नली और ग्रास नली का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। एपिग्लोटिस एज अ स्विच या फिर ढक्कन की भांति कार्य करता है। ढक्कन की भांति मतलब कि जब हम भोजन खा रहे हैं तो ये ढक्कन इस साइड को हो जाता है, ठीक है ना, और जब हम सांस लेते हैं तो ये इस साइड को हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे हैं तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, थोड़ा सा इसका पोर्शन खुला रहता है कि हम आराम से सांस भी ले सके और हम फूड भी ले सके, ठीक है। तो एपिग्लोटिस किसकी जैसे वर्क करता है, एज अ स्विच, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एज अ स्विच, या फिर हिंदी में बोले तो ढक्कन की भांति वर्क करता है, ठीक है। चलिए एपिग्लोटिस के बाद हम आते हैं किसमें, ट्रैकिया में आएंगे। किसमें आएंगे, ट्रैकिया में, ट्रैकिया, ठीक है। चलिए अब इसे, जिसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना वो लेते जाए क्योंकि मैं इरेज कर दूंगी, यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। देखिए ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को हम बोलते हैं क्या, विंड पाइप, या फिर और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, श्वास नली, ठीक है ना, ट्रैकिया। अब देखिए मैं ट्रैकिया बनाती हूँ, कहाँ बनाए, यहाँ इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी आराम से समझते हैं, लेकिन लास्ट में मैं 5 मिनट में पूरा क्या करवा दूंगी, इसका क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। देखिए श्वास नली है, यहाँ पास मैं ट्रैकिया बनाती हूँ, या फिर पूरा ट्रैकिया को यहीं लिख देती हूँ, ट्रैकिया, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वास नली, ठीक है, या फिर विंड पाइप भी कहते हैं। चलिए देखिए
अभी ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया क्या है? श्वास नली है, ऐसा कुछ रहता है। देखिए ये क्या है? ट्रैकिया। यहाँ से क्या आएगी? एयर अंदर आएगी, ठीक है। श्वास नली नाम से ही आपको स्पष्ट है, ठीक है ना। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है? श्वास नली, यानी कि यहाँ से हम क्या करते हैं? एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रैकिया होता है ये सी शेप कार्टिलेज से क्या होता है? कसा रहता है, ठीक है ना। मतलब कि ये इसे बांधे टाइप से रखती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? सी शेप्ड कार्टिलेज, ठीक है। सी शेप्ड कार्टिलेज है क्या? ये जिसको मैंने मार्क किया है, ठीक है ना। ये क्या है? सी शेप्ड कार्टिलेज है। और ये पाइप जैसा क्या है? ये क्या है? विंड पाइप है, विंड पाइप है ना। इसे हम क्या बोल सकते हैं? श्वास नली, ठीक है। अब देखिए कभी कभी हम बहुत तेज तेज दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। अब जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से कहीं हमारा जो विंड पाइप है वो फट ना जाए, ठीक है ना। तो फटने से उसको रोकता कौन है? सी शेप्ड कार्टिलेज, वो उसे कसे रहती, बांधे रहती है, ठीक है ना। सी शेप्ड कार्टिलेज ये क्या होती है? मसल्स की होती हैं, ठीक है। तो सी शेप्ड कार्टिलेज का वर्क क्या है? ये ट्रैकिया को मैनेज करती, कंट्रोल करती है, जैसे कि वो फट ना पाए, ठीक है। सी शेप्ड कार्टिलेज का वर्क आप लोग को क्लियर है? चलिए अब देखिए जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में देखिए यहाँ पास क्या होता है? यहाँ पास एक बॉक्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर यानी कि श्वास नली के अंदर क्या होता है? एक वॉइस बॉक्स होता है। यहाँ पास मैं लिख देती हूँ, क्या होता है? वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। और वॉइस बॉक्स जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्वर यंत्र, जहां से हमारी आवाज आती है, ठीक है ना। स्वर यंत्र कहाँ होता है? इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। इंग्लिश में ही इसे हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। अभी हमने क्या पढ़ा था? फेरिंग्स। देखिए यहाँ पास हमने क्या पढ़ा था? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? श्वास नली और ग्रास नली का कॉमन पॉइंट है, जहां आकर के दोनों नलियां मिलती हैं, उसे उस जगह को हम क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। लेकिन लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स क्या है? एक स्वर यंत्र है, एक वॉइस बॉक्स है, जहां से आवाज क्या होती है? निकलती है, ठीक है ना। और इस कैसे निकलती है? बॉक्स है तो क्या बॉक्स से आवाज बनती है क्या? नहीं। जो वॉइस बॉक्स है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, यहाँ पास क्या पाई जाती हैं? वोकल कॉर्ड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वोकल कॉर्ड पाई जाती हैं, ठीक है ना। ठीक है, वोकल कॉर्ड पाई जाती हैं। अब ये वोकल कॉर्ड क्या करती हैं? लैरिंग्स होता कहाँ है? ट्रैकिया के अंदर। और ट्रैकिया से क्या गुजरती है? हवा गुजरती है। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं तो एयर से क्या होती हैं? एयर के संपर्क में आने से ये क्या होती हैं? वाइब्रेट होती हैं। और वाइब्रेट होने की वजह से ये क्या होता है? आवाज निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखिए जो स्वर यंत्र है, जो जिसे हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स उपस्थित कहाँ होता है? हमारी ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया क्या है? एक विंड पाइप है। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वास नली। श्वास नली के अंदर एक बॉक्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स, ठीक है ना। उस लैरिंग्स में क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। उस वोकल कॉर्ड्स में जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो क्या करती हैं? एयर के संपर्क में आने से वो वाइब्रेट होती है। और वाइब्रेट होने की वजह से क्या होगी? साउंड क्या होगी? प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो आवाज आती है, ठीक है। तो ये लैरिंग्स आप लोग को क्लियर है इतना? लैरिंग्स, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड क्या होती हैं? एयर के आने में क्या होंगी? एयर के पास आने से फिर ये क्या होंगी? वाइब्रेट होंगी। वाइब्रेट होंगे और वाइब्रेट होंगी तो क्या हो जाएगा? साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? ट्रैकिया। ट्रैकिया में अभी लैरिंग्स बस पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ट्रैकिया था, ये सी शेप्ड कार्टिलेज है, ठीक है ना। सी शेप्ड कार्टिलेज। और ये क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स है, ठीक है ना। वॉइस बॉक्स है और वॉइस बॉक्स के ऊपर यहाँ पास ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पास एक वर्ड होता है, मतलब एक चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। ग्लोटिस, सॉरी यहाँ पर एस कर देती है, ठीक है ना। ग्लोटिस। अब इस ग्लोटिस का वर्क क्या रहता है? जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसको बाहर माउथ तक लाना, मतलब मुंह से बाहर रह जाए तो साउंड को क्या करता है? ये बाहर की ओर फेंकता है और एयर को अंदर की ओर लाता है। तो ये ग्लूटिस का भी वर्क आप लोग को क्लियर हो गया। ट्रैकिया, ट्रैकिया में क्या थी? ये सी शेप्ड कार्टिलेज से बंधा होता है, जिसका काम क्या रहता है? ताकि ट्रैकिया फट ना पाए, ठीक है। ट्रैकिया को क्या करता है? ये मैनेज करता है, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर क्या है? वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स मतलब क्या? स्वर यंत्र है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं।
स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स के अंदर क्या पाई जाती है, वोकल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है ना। और वोकल कॉर्ड क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। और ये साउंड जो है, साउंड तो प्रोड्यूस हो गई, तो उसको बाहर कौन करता है, ग्लूटिस, ठीक है ना। और एयर को अंदर अंदर की ओर खींचने का काम कौन करता है, ग्लूटिस। यानी कि ग्लूटिस का वर्क क्या है, साउंड को क्या करना, साउंड को बाहर और एयर को अंदर की ओर करना बॉडी के, ठीक है ना। साउंड को बॉडी के बाहर यानी कि मुंह से बाहर करना और एयर को मुंह से या फिर नाक से अंदर की ओर खींचना, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूटिस, ठीक है। अब देखिए इतना आप लोग को क्लियर है ट्रैकिया में। एक सेकेंड रुकिएगा, लग ले वहां से धुआं निकल रहा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ट्रैकिया। चलिए अब ट्रैकिया के हम आगे पढ़ते हैं। हम आते हैं किसमें, लंग्स में। चलिए हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक देखिए नोजल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, ट्रैकिया। चलिए हम इसे अब इरेज करते हैं। चलिए देखिए क्या पढ़ना है हमें, ट्रैकिया। देखिए ये क्या थी हमारी, ट्रैकिया थी, यहाँ से एयर अंदर आ रही थी। अब देखिए ये जो ट्रैकिया रहती है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए अब मेन आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। वैसे तो सभी मेन है, लेकिन देखिएगा जी क्या हमारा श्वास नली है, श्वास नली, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप, ठीक है। श्वास नली दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसका नाम बताती हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारे लंग्स बन गए। ये क्या है, ये कौन सा लंग्स है हमारा, ये राइट साइड वाला है, राइट लंग्स, ठीक है, राइट लंग। और ये क्या है, लेफ्ट लंग, ठीक है। आप लोग को बताना है कि लेफ्ट लंग बड़ा होता है कि राइट लंग बड़ा होता है। साइज में थोड़ा सा ही अंतर रहता है, कौन सा होता है बताइए। जब तक मैं डायग्राम बनाती हूं। दायां वाला फेफड़ा ज्यादा बड़ा होता है कि बायां। देखिए आपको ये नजर आ रहा है, इसकी वजह से इन दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय रहता है, हृदय फिट रहता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, इसे हम हिंदी में हृदय गुहा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ये जो ये लेफ्ट लंग है ये थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। और राइट वाला क्या होता है, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ये मैंने कुछ डैश डैश करके बनाया है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ये क्या है, फेफड़ों की मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा। क्या कहते हैं, प्लूरा, मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, ठीक है ना। प्लूरा क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, ठीक है। प्लूरा, ये जो ये झिल्ली है इसे है ना, झिल्ली, फेफड़े जो होते हैं वो किससे मतलब कवर्ड रहते हैं, एक झिल्ली से, एक मेम्ब्रेन से क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, ठीक है। तो जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लूरा कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, प्लूरा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा जो मैं बता रही थी। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया मतलब क्या, श्वास नली। श्वास नली का आगे चल करके डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना।
तो इसका हम प्राइमरी डिवीजन कहेंगे। और ये जो डिवीजन हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इसे हम, ब्रोंकाई। ठीक है, देखिए अब मैं यहां लिख देती हूँ, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो फर्स्ट बार, फर्स्ट मतलब ये प्राइमरी हो गया, ठीक है ना, प्राइमरी डिवीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो ब्रोंकाई होती हैं, ठीक है, ये जो ब्रोंकाई है, ट्रैकिया जब फर्स्ट बार डिवाइड हुई तो वो क्या कहलाती है, ब्रोंकाई कहलाती है। फिर ये ब्रोंकाई भी छोटी छोटी उसमें डिवाइड होती हैं, ठीक है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, क्या हो गई ये, ब्रोंकियोल्स। यानी कि ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन है तो ये विंड पाइप ही ना, ट्रैकिया ही है। ट्रैकिया पहले डिवाइड है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुई, ब्रोंकियोल्स में। यानी कि ट्रैकिया है डिवाइड होते जा रही है, यानी कि ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन क्या कहलाता है, ब्रोंकियोल्स। क्या कहलाता है, ब्रोंकियोल्स। ठीक है ना, और ये ब्रोंकाई का फर्स्ट यानी कि प्राइमरी डिवीजन, ब्रोंकाई का प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाएगा, ब्रोंकियोल्स। लेकिन ब्रोंकियोल्स क्या है, ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पास होती है फिर यहाँ पास अंगूर के गुच्छे के जैसे, मतलब कि ब्रोंकियोल्स का भी डिवीजन हो जाता है, किसका, ब्रोंकियोल्स का। ब्रोंकियोल्स का भी क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। ठीक है ना, ट्रैकिया किस में डिवाइड हुई, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुई, ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स किस में डिवाइड होते हैं, यहाँ पास ऐसे अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना जो रहती है वो क्या कहलाती है, एल्वुलाई। क्या कहलाती है, एल्वुलाई। ठीक है, यहाँ पास ऐसे लिख देते हैं, एल्वुलाई। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना क्या कहलाती है, एल्वुलाई। एल्वुलाई, या फिर इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, एल्वुलाई। ठीक है, देखिए आप फिर से एक बार समझिएगा, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, किसमें ब्रोंकियाई में। ठीक है ना, और मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डिवीजन को ब्रोंकियाई कहेंगे। ठीक है ना, ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई का फिर डिवीजन होगा तो क्या कहलाती है, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स से कनेक्टेड क्या रहती हैं, एल्वुलाई रहती हैं। ठीक है, ये जो बाहर की ओर दिखाई दे रहा है ये क्या है, मेम्ब्रेन है, लंग्स मेम्ब्रेन। ठीक है ना, लंग्स मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं, प्लूरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास थोड़ा सा आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इस स्पेस को ऐसे यहाँ लिख देते हैं। इस स्पेस को मतलब ये जो जगह है ना, इसको क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम स्पेस। क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम स्पेस, मीडिया स्टेनम स्पेस कहते हैं। ठीक है ना, दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह रहती है खाली, इसे हम क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम स्पेस कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी हृदय गुहा, जहां पास क्या होता है, हृदय गुहा के अंदर हमारा हृदय फिट रहता है, हृदय उसके अंदर हृदय रहता है। ठीक है, पूरा डायग्राम आप लोग को क्लियर है। ठीक है ना, तो ट्रैकिया में हमने क्या पढ़ा, ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी डिवीजन ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स से कनेक्टेड क्या रहते हैं, एल्वुलाई। ठीक है, चलिए अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, लंग्स के बारे में। ठीक है, आपको इतना डायग्राम क्लियर है। हाँ, एक चीज और, यहाँ पास से क्या कनेक्ट, एक ऐसे यहाँ पास क्या रहता है, हमारा डायाफ्राम रहता है। क्या रहेगा, मैं ऐसे बना देती हूँ ताकि मतलब आप लोग को पोजीशन याद रहे कि फेफड़ों के जस्ट नीचे ही क्या रहता है, डायाफ्राम रहता है, ये मस्कुलर ऑर्गन्स रहता है। ठीक है, चलिए यहीं पास एक चीज समझिएगा, देखिए ये डायाफ्राम हो गया। ठीक है ना, डायाफ्राम क्या रहता है, जस्ट फेफड़ों के नीचे रहता है, और ये डायाफ्राम क्या करता है, फेफड़ों को फिट करके रखता है कि ताकि ये इधर उधर खसके ना। ठीक है ना, ये उन्हें फिट करके रखता है। ठीक है, डायाफ्राम क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन्स रहता है। ठीक है, अब आप लोग को ये याद रखना है कि डायाफ्राम के नीचे जो नीचे वाला पोर्शन होता है, डायाफ्राम के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, एब्डोमेन।
देखिए डायाफ्राम के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? एब्डोमेन, ठीक है। और डायाफ्राम के ऊपर वाला इसे हम क्या कहेंगे? थॉरेक्स, थॉरेक्स केविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो हमारा फेफड़ा है, ठीक है ना, या फिर जो हमारा चेस्ट है, ठीक है, तो वो किसके अंदर रहता है, मतलब वो कौन से पोर्शन में रहता है? थॉरेक्स केविटी में रहता है या फिर एब्डोमेन केविटी में रहता है? तो जो हमारा चेस्ट है या फिर हमारे जो लंग्स होते हैं वो किस केविटी में रहेंगे? थॉरेक्स केविटी में रहेंगे, ठीक है ना, या फिर चेस्ट केविटी में भी बोल सकते हैं, ठीक है। और डायाफ्राम के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? यानी कि हमारा जो पेट वाला पोर्शन है वो क्या कहलाता है? एब्डोमेन कहलाता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, थोड़ा सा अब हमें जानना है लंग्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो लंग्स, देखिए लंग्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पास मैं फेफड़ों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ, ठीक है ना। इनको कहते हैं फुफ्फुस, ठीक है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, लंग्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो लंग्स की स्टडी होती है, ठीक है, लंग्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? पल्मोनोलॉजी। द स्टडी ऑफ लंग्स क्या कहलाते हैं? पल्मोनोलॉजी। क्या कहलाते हैं? पल्मोनोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है? हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। ये क्या होता है? हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये क्या है? ये अच्छे से याद रखने लंग्स से रिलेटेड पॉइंट्स। लंग्स की स्टडी को यहाँ पास मैं स्टडी लिख देती हूँ, ठीक है ना, स्टडी। लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी, ठीक है ना। और जो लंग्स स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स लंग्स स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? पल्मोनोलॉजिस्ट। तो याद रहेगा लंग की स्टडी को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। और लंग्स का कलर कैसा रहता है? लंग्स का कलर रहता है पिंक, ठीक है। अब जो स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसके जो फेफड़े रहते हैं उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। और यदि हम वेट की बात करें कि लंग्स, दोनों लंग्स का वेट कितना होता है, तो वेट होता है 1.3 kg, ठीक है ना। 1.3 kg लंग्स का क्या रहता है? वेट रहता है, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया था कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स क्या कहलाती है? प्लूरा, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, प्लूरा। तो इतने पॉइंट्स आप लोग को क्लियर रखना है। लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फुफ्फुस। लंग की स्टडी को कहते हैं पल्मोनोलॉजी। ये कैसा है? ह्यूमन बॉडी में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, पिंक कलर का होता है, वेट कितना होता है? 1.3 kg रहता है। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरा। और दोनों लंग्स के बीच जो स्पेस रहता है उसे क्या कहते हैं? मीडिया स्टेनम स्पेस, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए आगे हम इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? एल्वियोलाई के बारे में। यहाँ स्पेस लिख देते, ठीक है ना, तो ये आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में इजी रहेगा। स्पेस, कौन से स्पेस की बात करें? दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसे क्या कहते हैं? मीडिया स्टेनम स्पेस, ठीक है। क्लियर है इतना? आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो अच्छे से ले सकता है और जो नोट्स बना रहा हो वो प्रॉपर बना सकता है, ठीक है। मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? एल्वियोलाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई हिंदी में से क्या कहेंगे हम? कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एल्वियोलाई है पूछा जाता है यहाँ से, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कूपिकाएं।
ठीक है, कोशिकाएं कहते हैं। पूछा जाता है कि जो एल्वुलाई है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो एल्वुलाई है मतलब ये कैसे दिखती है, इसका शेप कैसा होता है। तो ये अंगूर के जैसे रहते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे रहते हैं ना, देखिए मैंने बनाया है, ठीक है ना। ये क्या है, एल्वुलाई है, कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। तो अंगूर के जैसे इसका शेप कैसे रहता है, अंगूर के जैसे रहती है, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेफड़ा यानी कि लंग्स, और लंग्स के अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एल्वुलाई है, ठीक है। तो ये कैसे होती है, इनका शेप कैसा होता है, अंगूर के जैसा होता है। और ये क्या कहलाती है, यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की इकाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट। यदि लंग्स हैं और एल्वुलाई नहीं है तो श्वसन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। गैसों का एक्सचेंज यानी कि गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, गैसों को एक्सचेंज कौन करता है, एल्वुलाई करती है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ द रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन है, एल्वुलाई है, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इसे हम कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है ना। कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। इसका मेन काम क्या क्या रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कोई से भी पॉइंट्स नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। एल्वुलाई का शेप कैसा रहता है, अंगूर के जैसा रहता है, ठीक है। और एल्वुलाई क्या है, यूनिट ऑफ दी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की इकाई है, ठीक है ना। और कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि मेन काम कौन करता है, रेस्पिरेशन वाला, गैसों का एक्सचेंज कौन करता है, एल्वुलाई करती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। इतना क्लियर है एल्वुलाई में, ठीक है। और गैसों को एक्सचेंज करेगी, और जब गैस एक्सचेंज हो जाएगा यानी कि ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा, ब्लड को प्योरीफाई कर देगा, यानी कि उसको शुद्ध कर देगा। अब एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि जो लंग्स है, लंग्स में ब्लड प्योरीफाई होता है कि फिल्टर होता है। लंग्स में जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है कि फिल्टर होता है। तो जो ब्लड है वो लंग्स में क्या होता है, प्योरीफाई होता है, यानी कि साफ होता है, शुद्ध होता है, ठीक है ना। और मतलब शुद्ध कैसे, मतलब कि जो हमारा CO2 वाला ब्लड है वो किसमें, O2 वाले ब्लड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। गैसों का जो एक्सचेंज होगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो CO2 वाला अशुद्ध रक्त है वो किसमें, शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पास क्या होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा, ठीक है ना। लेकिन ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, किडनी में होता है, ठीक है ना। मतलब कि फिल्टर होना मतलब क्या, ब्लड से यूरिन को अलग करना, ये किसका काम रहता है, हमारी किडनी का काम रहता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा ना कि प्योरीफाई कहाँ होगा, ब्लड लंग्स में होता है, और फिल्टर कहाँ होता है, किडनी में होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी बॉडी में यानी कि लंग्स में इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 lakhs होती हैं, यानी कि 2 लाख। इनकी संख्या कितनी है, 2 लाख है। एल्वुलाई जो होती हैं 2 लाख होती हैं, ठीक है ना। इतनी नंबर ऑफ एल्वुलाइज रहती हैं, 2 लाख लगभग रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, गैसों को एक्सचेंज करेंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एल्वुलाई का वर्क कैसा रहता है। हमने पूरा तो पढ़ लिया, देखिए एक बार फिर से देखते हैं। हमने एयर इंटर की, कहाँ से, नाक से इंटर की, ठीक है ना। जैसे इंटर की तो फिर एयर कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, ठीक है ना। फेरिंग्स से फिर कहाँ जाएगी, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस से फिर कहाँ, एपिग्लोटिस ऐसे ढक्कन वर्क करता है ना, वो खुलता है, फिर वहां से मतलब ट्रैकिया में आएगी एयर, ट्रैकिया से कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कहाँ, ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स से कहाँ जाएगी, यहाँ पास एल्वुलाई के पास एयर आएगी। अब एयर यहाँ पास कैसे एक्सचेंज करती है, हमें इसका फंक्शन पढ़ना है, इसका वर्क पढ़ना है कि एल्वुलाई कैसे गैसों को चेंज कर देती है, एक्सचेंज कर देती है, ठीक है। तो चलिए मैं इस साइड का इरेज करती हूं, ठीक है। इस
इस साइड का मैं इरेज कर देती हूँ और फिर एल्वुलाई का हम फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कि कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, कैसे गैसें एक्सचेंज हो जाती हैं। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे शुद्ध होता है। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कितनी एल्वुलाई हैं, 2 लाख है। तो एक का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ नीचे थोड़ा सा कर देती हूँ। देखिए ये एल्वुलाई हुई। ठीक है, यहाँ से क्या रहता है, ट्रैकिया कनेक्टेड रहता है, यानी कि एयर अंदर आती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी आपको दिखाई दे रहा है ना। देखिए अभी फिर से मैं समझाऊंगी। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जो कि क्या करती है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके आती है। ठीक है ना, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके आती है पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा रक्त है, CO2 वाला ब्लड है, यानी कि क्या है, इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। अब ये प्योर होने जा रहा है। ठीक है ना, जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है ना, वो क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड को लेकर आएगी कहाँ तक, लंग्स तक। ठीक है ना, और लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई है। अब देखिए यहाँ पास ये जो रक्त लेके आई, तो ये जो ब्लड आएगा यहाँ पास, तो उसमें CO2 की मात्रा कैसी होगी, अधिक होगी। मैं ऐसा एरो लगाऊंगी मतलब क्या, उसकी मात्रा अधिक है। और जब मैं नीचे की ओर एरो लगाऊंगी, इसका मतलब क्या, उसकी मात्रा मैं कम लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जो CO2 है, अभी ये क्या हो जाएगा, ये एल्वुलाई है, ये पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, जिसमें CO2 की मात्रा कैसी होगी, अधिक होगी, और O2 की मात्रा कैसी होगी, कम होगी, थोड़ी बहुत ही ऑक्सीजन होगी उसमें। ठीक है ना, ज्यादातर मात्रा किसकी होगी, CO2 की, इसीलिए तो वो क्या कहला रहा है, इम्प्योर ब्लड कहला रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो एयर अंदर आई है, ठीक है ना, तो इस एयर में जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, बाहर से जो एयर आ रही है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी रहती है, 0.3 या 0.4% कुछ समथिंग रहती है। ठीक है ना, तो इसमें CO2 की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, और O2 की मात्रा जो बाहर से एयर आ रही है, ठीक है ना, तो O2 की मात्रा ज्यादा और CO2 की मात्रा कैसी है, कम है। और जो अंदर से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके आ रही है, यानी कि इम्प्योर ब्लड में CO2 की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी, और O2 की मात्रा क्या होगी, कम रहेगी। तो देखिए आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में विसरण, डिफ्यूजन, क्या पढ़ा होगा, डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण। विसरण क्या है, गैसों का एक प्रमुख गुण है। डिफ्यूजन क्या है, गैसों का प्रमुख गुण होता है डिफ्यूजन। ठीक है ना, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। विसरण क्या है, गैसों का एक मुख्य गुण होता है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो गैसेस रहती हैं वो क्या रहती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, गैसों का एक प्रमुख गुण है। कैसा गुण है कि जो गैसें होती हैं वो उच्च दाब से किस साइड में, मतलब वो मूव करेंगी, निम्न दाब की ओर क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास एल्वुलाई के अंदर यहाँ से गैसें आएंगी, तो यहाँ पास ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पास ऑक्सीजन का प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पास ऑक्सीजन का उच्च दाब रहेगा, और यहाँ पास ऑक्सीजन का क्या है, निम्न दाब है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कहाँ आएगी, अंदर कैसे आती है ऑक्सीजन, ठीक है, देखिए अंदर कैसे आती है ऑक्सीजन, यहाँ उच्च दाब है और यहाँ पास ऑक्सीजन का कैसा है, निम्न दाब है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर की ओर आएगी। ठीक है ना, ऐसी जो भी वर्किंग जो मैं समझा रही हूँ 2 लाख एल्वुलाइज में होती हैं। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का उच्च दाब
बाहर से जो एयर आ रही है उसमें दाब कैसा रहेगा, ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा, और जो हमारा ये जो इम्प्योर ब्लड है इसमें ना के बराबर यानी कि बहुत ही निम्न दाब रहता है, ठीक है ना, निम्न दाब रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर की ओर आएगी, क्योंकि ये तो गैसों का गुण है ना, गैसों का गुण है, गैसों का गुण क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मूव करना, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या होगी, इस गुण के कारण क्या होगी, ऑक्सीजन इंटर करेगी, अंदर की ओर आएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास क्या है, ये CO2 है, इस इम्प्योर ब्लड में CO2 है, CO2 अधिक मात्रा में है ना, तभी तो वो इम्प्योर है, यानी कि यहाँ पास CO2 का क्या है, उच्च दाब है, ठीक है ना। और वायुमंडल में पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो एयर होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें क्या होगा, ये निम्न दाब रहता है, ठीक है ना। तो गैसों का गुण क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मूव करना, तो यहाँ पास ये जो CO2 है इसका उच्च दाब है और ये क्या है, निम्न दाब है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर की ओर जाएगी, ठीक है ना, और ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर की ओर आएगी, ठीक है ना। यानी कि जो गैसों का एक्सचेंज होता है, जो गैसों का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर, गैसों का एक्सचेंज होता है जो एल्वियोलाई के अंदर, तो कैसे होता है, किसके कारण होता है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर वो होता है डिफ्यूजन के कारण। डिफ्यूजन क्या है, विशरण, जो कि क्या है, गैसों का एक प्रमुख गुण है। और डिफ्यूजन में होता क्या है, इस गुण में होता क्या है, जो गैसें होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या है, ऐसे ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर होती है। तो ये मैंने एक की वर्किंग समझाई है और ऐसा 2 लाख, लगभग 2 लाख एल्वियोलाइज में होता है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर इन होती है और CO2 क्या होती है, बाहर होती है। और मैंने बताया था कि अंदर CO2 कहाँ से आती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आती है, ठीक है। तो ये था पूरा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो मैंने लिखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या कि O2 अंदर, O2 इन और CO2 क्या, आउट, O2 इन होगी और CO2 क्या होगी, आउट होगी, ठीक है ना। अब जैसे अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास एल्वियोलाई थे, मतलब बहुत सारे एल्वियोलाई, ये तो एक ही एल्वियोलाई है, तो यहाँ पास क्या होंगी, गैसें एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पास जो ब्लड आएगा, उसमें क्या होगा, O2 की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और CO2 क्या होगी, ना के बराबर रहती है, ठीक है ना। यानी कि O2 वाला ब्लड क्या कहलाता है, O2 वाला ब्लड क्या कहलाएगा, प्योर ब्लड कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया, ठीक है। चलिए अब ये प्योर ब्लड, अब इसके आगे जो प्रोसेस रहती है कि पल्मोनरी वेन्स के द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, हृदय तक पहुंचता है, ठीक है ना। हृदय में कौन से भाग में, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो इतनी आपको वर्किंग समझ में आई। प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड कैसे होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। डिफ्यूजन क्या है, गैसों का एक प्रमुख गुण है जिसमें गैसें क्या करती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं, और इसी गुण के कारण O2 अंदर की ओर आती है और CO2 क्या होती है, बाहर की ओर जाती है, ठीक है। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए फिर इसका हम करते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, डायफ्राम के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले। एक पॉइंट और याद रखिएगा, चलिए उसको हम क्विक रिवीजन में बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करें। अब हम पूरा शुरू से लेके लास्ट तक इसका रिवीजन करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों को भी पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक चीज तो और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया था ना, ये जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम क्या है, ये क्या है, डायाफ्राम, वहां पास मैंने थोड़ी सी जगह में बता दिया था। ये जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के ऊपर वाला, जहां पास क्या होते हैं, यहाँ लंग्स होते हैं ना, तो डायाफ्राम का ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, डायाफ्राम का ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है थॉरेक्स,
थॉरैक्स कैविटी, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? नीचे वाला पोर्शन कहलाता है एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन कहलाता है। अब डायाफ्राम का वर्क क्या रहता है? डायाफ्राम का वर्क रहता है, ये हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है, डायाफ्राम का वर्क क्या रहता है? हमारी ब्रीथिंग रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 14 बार पर मिनट, मतलब ब्रीथिंग, सांस लेना छोड़ना, ठीक है ना। तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कौन करता है? डायाफ्राम कंट्रोल करता है। डायाफ्राम क्या? एक मस्कुलर ऑर्गन रहता है। डायाफ्राम के ऊपर वाली चीज को या ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? हम थॉरैक्स कैविटी कहते हैं। डायाफ्राम के नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। और कैसा है ये? मस्कुलर ऑर्गन होता है। और मेन चीज क्या है कि डायाफ्राम लंग्स को क्या करता है? एडजस्ट करके रखता है ताकि लंग्स इधर उधर जाए ना, ठीक है ना, उनको फिट करके रखता है, ठीक है। चलिए, और ये सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पास कि ये ब्रीथिंग रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। चलिए अब हम करते हैं क्या? इसका पूरा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो जिसको कहीं भी डाउट रहेगा तो वो यहाँ पास क्लियर हो जाएगा। हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक से हमारी मतलब हमारी नाक से क्या होगी? नाक से एयर क्या करेगी? इंटर करेगी। फिर क्या मिलता है हमको? फेरिंग्स मिला था, ठीक है ना। फेरिंग्स क्या था? कॉमन पॉइंट था। किसका? श्वास नली और ग्रास नली का कॉमन पॉइंट था, ठीक है ना। फेरिंग्स के बाद क्या मिलता है? एपिग्लोटिस क्या था? एज अ ढक्कन, एज अ स्विच वर्क करता था, ठीक है ना। यानी कि फूड को श्वास नली में नहीं जाने देता और हवा को ग्रास नली में नहीं आने देता, ठीक है ना। एज अ स्विच वर्क करता है, एज अ स्विच या फिर ढक्कन की भांति कार्य करता है एपिग्लोटिस, ठीक है ना। एपिग्लोटिस के बाद ही क्या स्टार्ट हो जाता है? ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं? विंड पाइप, ठीक है ना, विंड पाइप कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इसे हिंदी में क्या कहेंगे? श्वास नली कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वास नली कहेंगे, ठीक है। ट्रैकिया में हमने पढ़ा था कि यहाँ पास सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं जो कि क्या करते हैं? ट्रैकिया को फटने से क्या करते हैं? ट्रैकिया को फटने से बचाते हैं, ठीक है ना, उनको मैनेज करके रखते। क्या? सी शेप्ड कार्टिलेज, ठीक है ना। अब ट्रैकिया के अंदर ही क्या होते हैं? ट्रैकिया के अंदर होता है लैरिंग्स। ट्रैकिया के अंदर क्या होता है? लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंग्स क्या है? एक वॉइस बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रैकिया होता है, ठीक है ना, ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट्स में। तो जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है ना। आपको इंग्लिश वर्ड ही याद रखना, एग्जाम में इसकी हिंदी शायद ही आए, इंग्लिश ही आएगी, ठीक है ना। हिंदी मीडियम को या फिर इंग्लिश मीडियम को आप लोगों को इंग्लिश वर्ड ही याद रखना है, ठीक है। ब्रोंकाई, फिर आगे चल करके ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाती है? ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। और ब्रोंकियोल्स से कनेक्टेड क्या रहती है? एल्वियोलाई किससे कनेक्ट रहती हैं? जिसे हम कूपिकाएं कहते हैं, ब्रोंकियोल से कनेक्टेड रहती हैं। ये कैसे होती है? ये अंगूर के गुच्छे जैसी इसकी आकृति होती है, ठीक है ना। ऐसा आएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंगूर की आकृति के जैसे कौन सा अंग होता है? एल्वियोलाई होती है। फिर गैसों का एक्सचेंज कौन करता है? ब्रोंकियोल करता है, ब्रोंकस करता है, ट्रैकिया करता है या फिर एल्वियोलाई करता है। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या बताना है? एल्वियोलाई करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वर्क कौन करता है? एल्वियोलाई करता है, ठीक है ना। एल्वियोलाई क्या करेगा? उसको प्योर कर दिया, ब्लड को, गैसों का एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज हो गई गैसेस, ठीक है। और फिर जब ब्लड क्या हो जाएगा? यहाँ पास गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पास जो हमें ब्लड मिलेगा वो कैसा मिलेगा? प्योर ब्लड मिल जाएगा। और यही मेन क्या रहता है? इसका वर्क रहता है कि ब्लड को प्योर कौन करता है? एल्वियोलाई करता है, ठीक है ना। तो आज हमने पूरा क्या पढ़ा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जिसको भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।